हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का एक चैप्टर है संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। तो आज आपके इस चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक्चुअली इस वीडियो में दो तरह के नोट्स हैं। एक हैंड रिटन नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो थोड़े से पुराने हैं बट फिर भी आपके लिए यूज़फुल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में उन हैंड रिटन नोट्स को भी शामिल किया है। देखो, हो सकता है कि ये नोट्स आपको दिखाई ना दे सही से, हो सकता है धुंधला दिखाई दे बाई चांस, तो आप यहाँ पे आपको तीन डॉट मिलते हैं यूट्यूब में, तो वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ाकर नोट्स को क्लियरली देख सकते हैं। कई बार होता है ना कि यूट्यूब में नेट वगैरह धीमे धीरे चलता है, इंटरनेट वगैरह सही से नहीं चलता, तो सही से दिखाई नहीं देता। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है दोस्तों थोड़े से जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो थोड़ा सा पुराने हैं, तो आपको ठीक ना लगे। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको सारी की सारी बातें डेफिनेटली समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हैंड रिटेन नोट्स का थोड़ा सा सहारा लेंगे ताकि हम अपने टॉपिक को काफ़ी बेटर तरीके से समझ सकें और ये आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, मैक्सिमम आपको यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि आपको ध्यान से सुनना है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको सुनना है। बस यही है कि इस यहाँ पे थोड़ा डबल राइटिंग हो गई नोट्स में, इसीलिए बस मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे बस मेरा समझाने का पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है संवैधानिक विकास की। तो पहले बात करते हैं कि आखिर संवैधानिक विकास भारत का क्या है। तो देखो, भारत का संवैधानिक विकास तीन तरह से देखा जाता है। एक है कंपनी का शासन, एक है सम्राट का शासन, और फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के उपरांत जब भारत ने अपना संविधान बनाया, तो और आज भी हम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का विकास वैसे हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हमें स्वतंत्रता तक पढ़ना है। ठीक है, हमने सम्राट के शासन को देख लिया, फिर जब भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947 में, फिर 1950 में 26 जनवरी को भारतीय संविधान बनकर तैयार होकर लागू होता है। तो यहाँ तक हमें मेनली पढ़ाई करनी है, यहाँ पर हमें संवैधानिक विकास को देखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो टॉपिक को। आपका चैप्टर कह रहा है कि आपको संवैधानिक विकास पढ़ना है। एक्चुअली में भारत में जो संविधान का विकास है, भारतीय संविधान का विकास, वो कंपनी के शासन के बाद होना शुरू होता है। देखो, जब भारत में कंपनी का शासन नहीं था, तो जो साम्राज्य हुआ करते थे वो अपने अपने कानून बनाते थे, और वो कोई अधिनियम वगैरह नहीं होते थे जिन्हें हम संविधान का एक रूप माने। वो साम्राज्य को चलाने के लिए कानून वगैरह होते थे। लेकिन जब कंपनी का शासन स्थापित होता है, तो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर अधिनियम कई तरह के लागू करती है। कंपनी के शासन के दौरान कई सारे अधिनियम भारत पर लागू होते हैं। सम्राट का जो ब्रिटिश सम्राट था, जब उसने भारत पर शासन करना शुरू किया, तब भी कई सारे अधिनियम वगैरह लागू किए जाते हैं भारत में। इसी को हम एक संवैधानिक विकास के तौर पर देखते हैं। और फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, तो अपना पूरा संविधान भारत के द्वारा बनाया जाता है, और इस तरह भारतीय संविधान का पूरी तरह विकास हो जाता है। ये सामान्य बातें थी, आपको समझ में आई होंगी। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया, जिसके बाद बंगाल पर कंपनी के शासन का प्रारंभ हुआ। इसी शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर कई अधिनियम बनाए गए। यहाँ पर कट नहीं है, ये डबल लाइनिंग आ गई, ये कट नहीं है, ये सही है। तो समय समय पर कई सारे अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखो दोस्तों, क्या होता है, अब शुरू से बात करते हैं। 1757 में 1757 में एक प्लासी का एक युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का एक युद्ध होता है 1764 में। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप जो कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने आती है, अब उसका शासन स्थापित हो जाता है भारत में। जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार था, जो वहाँ का राजतंत्र था, जिसने कंपनी को आदेश दिया था कि ठीक है, वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है। लेकिन जब 1757 से 1764 की लड़ाइयों के बाद जब कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बना लिया, तब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसको एहसास हुआ कि अब हमें जो कंपनी का जो
शासन है इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मतलब ये कि हमारी एक कंपनी है, आप मान लो कि हम एक तरह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ठीक है, हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट के तौर पर सोच रहे हैं, तो हमारी एक कंपनी भारत में गई और भारत में उसने शासन स्थापित कर लिया, लेकिन हमने तो उसे बस व्यापारिक अधिकार दिए थे, लेकिन फिर भी उसने शासन स्थापित कर लिया। अब क्या किया जाए? अब जो कंपनी ने जो शासन स्थापित किया था भारत में, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने कई सारे अधिनियम पारित किए। क्या किए? कई सारे अधिनियम यानी कि कानून बनाए। एक तरह से आप इन्हें छोटे-छोटे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर देख सकते हो कि कुछ आपके लिए बाउंडेशंस या कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी गई कंपनी के लिए कि कंपनी को ऐसे-ऐसे अपना शासन चलाना है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, जब कंपनी ने शासन स्थापित कर लिया तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1773 से ये जो अधिनियम है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 और 1858 से 1947। यहाँ पर इसको समझिए, जो कंपनी का शासन था, अगर सिर्फ हम शासन की बात करें तो कंपनी का शासन 1757 से शुरू हो जाता है और ये 1857 तक रहता है, ठीक है, ये 1857 तक रहता है। लेकिन यहाँ पर बस हम कानून की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो 73 लिखा है वो उसका मतलब है कि अब 1773 से ही कानून पारित होना शुरू हुए। और जो सम्राट था 1857 में एक विद्रोह होता है, जिसके बाद सम्राट जो ब्रिटेन की सरकार होती है वो सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेती है। ऑलरेडी मैंने चैप्टर पढ़ा है विद्रोह का, तो वो आप देखेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर कानूनी रूप से यहाँ पे डेट लिखी गई है, ठीक है, 1773 से यहाँ पे कानूनी दृष्टि से अधिनियम का पारित होना शुरू होता है। बाकी शासन की बात करें तो कंपनी का शासन 1757 से ही शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं क्या क्या अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटेन की संसद के द्वारा या ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हम उसको एक जल्दी बात करेंगे, यहाँ पे हल्की हल्की उसकी एक झलक देख लेंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल में हमें नहीं घुसना, बहुत डिटेल में हमें सिर्फ एक अधिनियम की बात करनी है, वो है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे। मैंने जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर नहीं मिली आपको वीडियो तो जल्दी मिल जाएगी। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने अपलोड कर दिया, वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी। 1935 का अधिनियम जो है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, तो 1935 के अधिनियम को डायरेक्टली हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना है। यहाँ पर जितनी भी बातें वो मैं आपको बस समझाऊंगा और आपको जल्द से जल्द समझना है, ठीक है। कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझनी है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। मतलब ये समझ लीजिए आप कि 1773 से ही जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो कंपनी के लिए कानून बनाना शुरू करती है, ठीक है। तो जल्दी से इसे समझ लेते हैं। इसका संवैधानिक महत्व अधिक था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कंपनी के कार्यों को मान्यता मिली, प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखो, सबसे पहले इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको समझ लो, आपके बहुत सारी चीज़ों में ये सारी बातें काम में आएंगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना शुरू किया था, और इसका महत्व यही है कि इस कानून के द्वारा कंपनी का जो कार्य था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो काम था भारत में, उसको नियमित, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो पहला कदम उठाया उसको हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाकर, एक कानून बनाकर कंपनी के शासन को भारत में नियंत्रित करने की कोशिश की थी। और इस एक्ट के जरिए जो कंपनी का शासन था, जो कार्य थे भारत के अंतर्गत, जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे भारत में, उसको मान्यता मिली। देखो दोस्तों, खुद सोचो, हमारी एक कंपनी, मान लो रिलायंस हमारी एक बड़ी कंपनी है भारत की, अगर वो किसी देश में चली जाती है और किसी देश को अपना गुलाम बना लेती है, तो क्या हम तुरंत मान्यता दे देंगे? भाई हम सोचेंगे ना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम सारी बातें ध्यान में रखेंगे, फिर जाके हम मान्यता देंगे उसको, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी हमारे खुद के विरुद्ध हो जाए, भारत के विरुद्ध हो जाए, है ना, भारत की कंपनी कल को। तो पहले सब कुछ देखा गया, सब कुछ डिसाइड किया गया, उसके बाद कंपनी ने जो शासन स्थापित किया था भारत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको
प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता दी गई ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, अब इसके अलावा क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहले क्या था, भारत का शासन बिखरा हुआ था। एक्चुअली आप मुगल कालीन भारत में भी देखेंगे, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 16वीं शताब्दी के आसपास का भारत देखेंगे, 17वीं शताब्दी में आप भारत को देखेंगे तो आप पाएंगे कि केंद्रीय सत्ता भारत में उसका अभाव था। हालांकि उस समय मुगल साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य के तौर पर भारत में फैला था, लेकिन फिर भी पूरे भारत में एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जैसे कि हम आज कहते हैं ना कि दिल्ली, पूरे भारत की केंद्रीय सत्ता कहाँ पर है, दिल्ली में। दिल्ली एक केंद्र है और पूरा भारत यहाँ से कंट्रोल होता है। तो केंद्रीय सत्ता की भारत को एकजुट करने के लिए केंद्र था। तो केंद्रीय प्रशासन की जो नींव रखी गई वो इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई। अभी इसे समझेंगे आप। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखिए बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहा। समझाने में टाइम लग रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा रीडिंग करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। कहने का मतलब है टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपके लिए वो यूज़फुल हैं, बस देखते जाइए। यहाँ पे गवर्नर जनरल के लिए मैंने जी और जे शब्द का यूज़ किया है, वर्ड का यूज़ किया है, आप कंफ्यूज मत होना। जे इसलिए ताकि याद आ जाए गवर्नर जनरल, हालांकि जी और जी ही होता है, गवर्नर की और जनरल में भी जी ही आता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर हम इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों की बात करें तो इसके तहत क्या बातें निश्चित की गई थी। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसमें वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके अलावा निजी व्यापार पर रिश्वत पर रोक लगा दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश शासन सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से जो कंपनी के लोग वगैरह थे या कंपनी थी उसके ऊपर नियंत्रण सशक्त, काफ़ी गहरा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। कोई दोस्तों हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल में जो गवर्नर था उसको नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर जनरल नहीं था, पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करता था। ठीक है। गवर्नर नॉर्मली आज भी देखें ना, राज्यपाल काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना, पूरे शक्तिशाली वैसे तो नाम मात्र होता है, लेकिन फिर भी प्रमुख होता है ना राज्य का। तो ये विचार हमने वहीं से लिया है गवर्नर का। तो पहले गवर्नर होते थे। ठीक है। बंगाल का गवर्नर था। कौन था गवर्नर? कोई भी रहा हो। ठीक है। पहले गवर्नर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ऐसा इसलिए ताकि जो बम्बई में या जो मद्रास में, बम्बई पुराना नाम है, मद्रास भी पुराना नाम है, तो बम्बई और मद्रास में जो गवर्नर थे उनसे अलग करने के लिए इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। अब ध्यान से समझिए, जो ब्रिटिश भारत, जो उस समय कंपनी का शासन था वो मद्रास में स्थापित था, बम्बई में स्थापित था। ये बड़े बड़े क्षेत्र थे, छोटे नहीं थे। धीरे धीरे इनको और भी बड़ा किया गया कंपनी के द्वारा। ये बड़े बड़े क्षेत्र थे। यहाँ पर अपने अपने गवर्नर थे। एक गवर्नर बम्बई में था, एक गवर्नर मद्रास में था। लेकिन फिर भी ये पहले क्या था, इनमें जो शासन था लगभग सभी गवर्नरों की स्थिति बराबर थी। लेकिन आगे चलकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको बड़ा सम्मान देने के लिए या उसको ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। आप यहाँ पे 3 बातें ध्यान में रखें। बंगाल, मद्रास, बम्बई, तीनों में पहले गवर्नर शासन कर रहे थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो ज़्यादा शक्तिशाली है मद्रास और बम्बई से। अगर वो चाहे तो इस पर भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकता है। मतलब एक केंद्रीय प्रशासन की स्थापना कर दी गई, बंगाल को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और बम्बई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया। और जो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग। आपके वैसे डीयू के एग्ज़ाम के लिए या किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद करना इतना ज़रूरी नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वॉरेन हेस्टिंग का नाम आपके लिए यूज़फुल होगा। इसके अलावा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, हल्का सा समझो। और जो कंपनी था, कंपनी के कर्मचारी थे, वो पहले निजी व्यापार करते थे, जिससे कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था। तो कहा गया कि कंपनी खुद व्यापार करेगी, ये नहीं कि उसके अधिकारी, उसके ऑफिसर्स भी अलग अलग व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, एक गवर्निंग बॉडी थी, उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और उसने कड़ा नियंत्रण स्थापित किया कंपनी के ऊपर।
अब 1773 के अधिनियम में भी कुछ कमियां रह गई थी, उसको आगे सुधार करने के लिए एक 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त तथा बरी कर दिया गया उनके ऐसे कार्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए गए थे। राजस्व से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया और प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ये व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के जो न्यायालय थे उनके लिए नियम वगैरह बनाने संबंधित अधिकार दिए गए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं काफ़ी जल्दी रीड कर रहा हूँ, जल्दी बस इसीलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। आप ये मत सोचना जल्दी रीड कर रहा हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे जो बातें आपको समझाऊंगा बस आपको उस पर ध्यान देना है। 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था, उच्चतम जो न्यायालय था, गवर्नर जनरल पहले उसके अंडर में आता था और गवर्नर जनरल की जो मिनिस्ट्री थी, जो काउंसिल थी, जो परिषद थी जिसमें वो बैठक के निर्णय वगैरह करता था, जो और भी लोग अधिकारी शामिल थे उसमें, पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आते थे, ठीक है। मतलब अगर गवर्नर जनरल कोई गलती करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देख सकता था, कुछ गलत चीज़ होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर फैसला सुना सकता था। लेकिन अब 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उससे संबंधित जो परिषद या काउंसिल थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय अब उनसे संबंधित कोई भी काम नहीं कर सकता। इसके अलावा राजस्व, जो पैसा इकट्ठा किया जाता था, कर वगैरह जो टैक्स वगैरह इकट्ठा किया जाता था, उससे संबंधित जो मामले थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से हटा दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लाया गया, ये भी प्रावधान था। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था, जो प्रांतीय, देखो ये सर्वोच्च न्यायालय था लेकिन कुछ प्रांतीय न्यायालय भी थे, जैसे कि बम्बई में अपना न्यायालय, मद्रास में अपना न्यायालय, तो इनके लिए जो गवर्नर थे, जो उनकी काउंसिल थी, उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अपने न्यायालय के लिए, अपने क्षेत्र का जो न्यायालय है उसमें कुछ नियम वगैरह बना सकते हैं, कुछ अपील वगैरह है तो वो सुन सकते हैं अपने प्रांतीय जो राज्य के न्यायालय हैं उनकी। तो ये सारी बातें की गई थी। जितनी समझ में आ रही है उतना ठीक है, बहुत ज़्यादा गहराई में हमें सारी बातें नहीं लिखनी, यहाँ पर याद नहीं करनी सारी बातें। जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है। ये नहीं कि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसी के पीछे पड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें बस हल्का हल्का समझना था और इतना मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ भी आया होगा। 1784 का एक पीट्स इंडिया एक्ट आया था। पीट्स इंडिया एक्ट बताएं तो दोहरे शासन का प्रारंभ होता है। देखो, भारत में दो कार्य कंपनी करती थी मुख्य तौर पर, एक था शासन और एक था व्यापार, ठीक है। व्यापारिक कंपनी तो ये थी ही, शुरू से ही व्यापार करती थी, और दूसरा काम करती थी राजनीतिक कार्य थे, जो जिनका मतलब था शासन करना, ठीक है। अब 1784 में 3 साल बाद ही, 81 के बाद 3 साल बाद ही एक एक्ट आता है जिसके तहत जो दो बोर्ड बनाए जाते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, ठीक है, निदेशक मंडल, और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को। मतलब ये कि भारत में अब दो स्तर पर शासन स्थापित होता है। एक स्तर पर जो एक डायरेक्टर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो व्यापारिक मामलों को देखेंगे, व्यापार से संबंधित, और जो दूसरा कंट्रोल है, नियंत्रक बोर्ड है, जो नियंत्रण बोर्ड है, वो शासन से संबंधित मामलों को देखेगा। तो इसे हम कहते हैं दोहरे शासन की व्यवस्था, ठीक है। व्यापारिक मामले अलग, राजनीतिक मामले अलग। तो 1784 में यही किया गया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है, भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बनने का मतलब था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जितना भी क्षेत्र आता था भारत का, उसका सर्वोच्च व्यक्ति होता था गवर्नर जनरल। अब 1786 में जब ये गवर्नर जनरल बन जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये कहता है भाई मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें इसलिए क्योंकि ये इनकी एक तरह से समझ लो थोड़ी ये सशक्त व्यक्ति थे, थोड़े एक तरह से इनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, तो इनकी बात भी सुनी गई। इन्होंने कमियों की ओर इशारा किया। इन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर मैं गवर्नर जनरल बनूंगा तो मुझे ताकत चाहिए। ताकत का मतलब मुझे कुछ अधिकार चाहिए, जैसे कि गवर्नर जनरल को काउंसिल, एक जो परिषद थी गवर्नर जनरल के लिए, जिसमें गवर्नर जनरल को भी काउंसिल के निर्णयों को सम्मान देना पड़ता था। तो यहाँ पर
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं गवर्नर जो काउंसिल है उसको निर्णय को नहीं भी मान सकता। अगर मुझे लगेगा कि काउंसिल मुझे सही डिसीजन नहीं दे रही है तो मैं नहीं मानूंगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुझे जो सेनापति का जो पद होता है वो भी दिया जाए। जैसे कि ये राजनीतिक तौर पर तो सबसे बड़े व्यक्ति बन गए, गवर्नर जनरल बन गए, लेकिन इन्होंने कहा कि जो सेनापति का जो पद है मुझे वो भी दिया जाए। तो ये इनकी शर्तें थी, प्रमुख शर्तें थी ये इनकी। और इन शर्तों को मानते हुए ही 1786 का एक अधिनियम बना दिया गया और इन शर्तों को दे दिया गया। जैसे कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको अगर जो काउंसिल थी उसके निर्णयों को ना भी माने तब भी बात कोई दिक्कत नहीं है। अधिभावी मतलब ना मानने का भी अधिकार था। गवर्नर जनरल चाहे तो वो काउंसिल के निर्णयों को नहीं भी मान सकता, ये अधिकार उसको दे दिया गया। और गवर्नर जनरल को सेनापति का भी पद दे दिया गया। ठीक है, लेकिन अब आगे अगर हम बात करें 1773 के चार्टर कानून की, तो ये दोनों ही जो चीज़ें थी इनको हटाया गया। अभी आप इसे समझेंगे। जैसे कि अधिभाविक जो ये वाला जो अधिकार है, अधिभावी या ना मानने का जो अधिकार है, ये सभी गवर्नरों को दे दिया जाता है आगे। और जो सेनापति का जो पद अनिवार्य था गवर्नर जनरल के लिए, अब इसको हटा दिया जाता है कि अनिवार्य नहीं है कि वही व्यक्ति सेनापति बनेगा जो गवर्नर जनरल हो। तो 1773 के चार्टर अधिनियम में यही हुआ। जो अधिभावी शक्ति थी, काउंसिल के निर्णयों को ना मानने की जो शक्ति थी, वो सभी गवर्नरों को दे दी गई। चाहे वो बंगाल का गवर्नर हो, चाहे मद्रास का गवर्नर हो, तो वो अपनी काउंसिल के निर्णयों को ना भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अलग अलग प्रावधान किए गए थे। अब जो चार्टर अधिनियम था 1773 का, उसमें कुछ और भी बातें की गई थी। जैसे कि गवर्नर जनरल जो मद्रास और बम्बई की सरकार थी उस पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। इसके साथ ही जो कंपनी का शासन था ना भारत में, जो व्यापार को लेकर एक अधिकार था कंपनी का, उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। देखो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इजाज़त मांगी थी। भारत में नहीं, भारत में भी इजाज़त मांगी थी, लेकिन ब्रिटेन में इजाज़त ली थी उन्होंने कि हमें भारत के साथ व्यापार करना है। आप खुद सोचो, ब्रिटेन की महारानी से, ब्रिटेन की सरकार से वो इजाज़त लेकर भारत आ रहे हैं, तो क्या कोई ब्रिटेन का दूसरी जो व्यापारिक कंपनी है, ब्रिटेन में कई सारी व्यापारिक कंपनियां थी, तो क्या दूसरी जो व्यापारिक कंपनी, क्या वो भारत के साथ व्यापार कर सकती है? नहीं, क्योंकि कंपनी ने पहले से ही ब्रिटेन के राजा से, ब्रिटेन की जो रानी थी वहाँ से एक अधिकार लिया हुआ था कि हमें भारत के साथ व्यापार करना है। तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को के पास ये एक अधिकार था, उसके पास ये पूरा अधिकार था कि सिर्फ वही भारत के साथ व्यापार करे। दूसरी ब्रिटिश कंपनी अभी तक भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, और इसी अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी 20 साल और व्यापार कर सकती है। व्यापारिक कार्यों को बढ़ा दिया गया। और हाँ, जो कमांडर इन चीफ का पद था वो अब अनिवार्य नहीं रहा कि वो गवर्नर जनरल ही उस पर बैठेगा, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसके अलावा अब ये व्यवस्था की गई कि जो कर्मचारी भारत में काम कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो इंडियन हो, भारतीय हो, उनको भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए। भारत में जो टैक्स इकट्ठा होता है, जो आज हम देखते हैं जीएसटी वगैरह जिसका नाम दे दिया गया है, जो राजस्व इकट्ठा होता है उसको उसी से, जो राजस्व इकट्ठा होता है भारत में, उसी से कंपनियों को खर्चा दिया जाएगा, या जो उनका वेतन है वो दिया जाएगा। ये व्यवस्था की गई। सामान्य बातें थी, आप सिंपल बातें याद रखें। जैसे कि 20 सालों के लिए एक व्यापारिक एक अधिकार को बढ़ाया गया, अधिक नियंत्रणकारी शक्ति दी गई 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसके बाद चार्टर अधिनियम बहुत आते हैं। जैसे कि हर 20 साल में आप देखोगे इन्हें। 1773 में चार्टर अधिनियम लागू, मतलब ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया था भारत के लिए। फिर इसके बाद 1813 में, लगभग 20 साल बाद, तो 1813 का चार्टर अधिनियम भी आता है। 1813 के चार्टर अधिनियम को अगर हम देखें तो कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब देखो, जो व्यापारिक एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया कि अब चाहे तो ब्रिटेन की दूसरी कंपनी भी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ठीक है, जो एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट अगर आपको ज़्यादा ही धुंधला दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका नेट स्लो चल रहा हो। आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता, जो ब्रिटेन के राजा का जो सम्मान था उसको बढ़ाया गया, उसकी सत्ता को दिखाया गया। भारत में कंपनी का जो शासन था भारत में, उसमें
ब्रिटेन की राजा की सत्ता को दिखाया गया, उसके प्रभाव को दिखाने की कोशिश की गई। अब 1813 के अधिनियम में और भी 1813 के चार्टर अधिनियम में और भी बातें हैं, जैसे कि ईसाई मिशनरियाँ अब भारत में आने लगी। इस अधिनियम के तहत ये घोषणा कर दी गई, जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, जो ईसाई धर्म को बढ़ाना चाहती हैं या ईसाई मत के विचार को फैलाना चाहती हैं, उनको भारत में अनुमति दी गई इस अधिनियम में। भारत में जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो पश्चिमी वेस्टर्न जो एजुकेशन थी, उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई और कुछ स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने जैसे कार्यों के लिए अधिकृत किया गया। तो ये सामान्य बात ही थी, ये ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा 1833 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ना रहकर अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सिंपल सी बात है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। पहले क्या था, गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल का था, लेकिन अब क्योंकि कंपनी ने पूरे भारत में शासन स्थापित कर ही लिया था, तो अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1833 के चार्टर अधिनियम ने बनाया था। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी अधिकार से वंचित कर दिया। इसने भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए। कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में, जो व्यापार के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी, उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी को ना दोस्तों प्रशासनिक बनाया गया। जो व्यापारिक जो चीज़ें थी उसको हटाकर, क्योंकि व्यापार के लिए कई सारी कंपनियां आ गई, तो जो व्यापारिक गतिविधियां थी जिसको नियंत्रित किया जाता था, एक व्यापारिक गतिविधि के तौर पर कंपनी को देखा जाता था, अब उसको समाप्त करके एक उसको शासन के रूप में देखा गया, राजनीतिक तौर पर उसको देखा गया। हालांकि व्यापार तो होता रहा, लेकिन व्यापार से ज़्यादा अब राजनीतिक पूरी की पूरी सत्ता ही स्थापित कर ली कंपनी ने, तो व्यापारिक निकाय के रूप में गतिविधियों को समाप्त किया गया। अब वो एक शासन करने वाली सत्ता बन गई। एक चीज़ और है यहाँ पर, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे ना, उनको कई सारी शक्तियों से वंचित कर दिया, कानून बनाने की कई सारी शक्तियों से वंचित किया गया। तो इस तरह देखा जाए ना, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। भारत के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के द्वारा ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। अब सिंपल सी बात है, देखते हैं जितने भी अधिनियम आए ना, उन सभी में हम देखते हैं कि बंगाल जो गवर्नर जनरल था उसको कितना शक्तिशाली बनाया गया। फिर 1833 में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया बंगाली गवर्नर जनरल को। भारत का गवर्नर जनरल बन गया, काफ़ी शक्तिशाली बन गया। और यहाँ पर हम देखते हैं वो केंद्रीकरण की व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। केंद्रीकरण का मतलब जो सत्ता होती है, जो पावर होती है, वो एक ही संस्था में या एक ही व्यक्ति में केंद्रित करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे हम बात करते हैं ना विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब निचली लेवल के जो सरकार होती है उनको ज़्यादा ज़्यादा शक्ति देना, ये होता है विकेंद्रीकरण। और उनसे शक्ति छीन लेना, एक ही सत्ता में शक्ति स्थापित कर देना, उसको कहते हैं केंद्रीकरण। तो यहाँ हमें केंद्रीकरण दिखाई देता है यहाँ तक अधिनियम में। कंपनी की जो व्यापारिक, ठीक है, यहाँ पर अब खुली प्रतियोगिता की बात की जाती है, लेकिन नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे इतना। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम की। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो अंतिम चार्टर अधिनियम था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। नई विधान परिषद का गठन हुआ, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था कर दी। ठीक है, और भारत में मैकाले समिति का एक अहम रोल था सिविल प्रतियोगिता के को लेकर। भारत में कंपनी का शासन ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत ही बना रहा और केंद्रीय परिषद में। अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझो कि 1853 का चार्टर अधिनियम ने क्या किया, मेन बातें बताई जा रही हैं आपको। इसने एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी। ठीक है, जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनके लिए अलग अलग मीटिंग होती थी, अलग अलग परिषद थी, तो उनको एक करके एक केंद्रीय विधान परिषद बना दिया गया, जिसमें प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो कार्य हैं, कानून व्यवस्था को लागू करने से संबंधित जो कार्य हैं, कानून वगैरह बनाने से संबंधित जो कार्य हैं, उन सबको एक करके एक परिषद, नई परिषद बनाई गई, जिसको केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इसके अलावा 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी प्रतियोगिता खुला कंपटीशन, फ्री कंपटीशन, बिल्कुल निष्पक्ष कंपटीशन शुरू किया गया, जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, एक खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। अब बात करते हैं
सम्राट के शासन की। अब यहाँ तक, क्योंकि हमने देखा था यहाँ तक जो कंपनी थी उसने भारत पर शासन किया था, और 1857 में हम देखते हैं एक विद्रोह हो जाता है। विद्रोह के चलते कंपनी का शासन भारत से हट जाता है। कंपनी परेशान हो जाती है। कंपनी भारत में दोबारा से अपना शासन स्थापित करने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट से मदद मांगती है। जल्द से जल्द ब्रिटेन की गवर्नमेंट इसकी ओर एक्शन लेते हुए जो ब्रिटिश जो सैनिक होते हैं वो हर कोने से भारत की तरफ आते हैं ताकि वो भारत में कंपनी का शासन स्थापित कर सकें। तो बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती होती है, सैनिक आते हैं भारत में, और फिर भारत में जो विद्रोह होता है वो असफल हो जाता है। उसके कई सारे कारण भी थे, उन कारणों को ऑलरेडी हमने देख लिया है वीडियो में। नहीं आपने पढ़ा तो आप एक चैप्टर जो 6 है आपका 1857 का जो विद्रोह है, आप उस वो वाले वीडियो देख लोगे, समझ में आएगा। उसके बाद फिर कंपनी का शासन दोबारा स्थापित होता है, लेकिन अब 1857 के विद्रोह के बाद जो कंपनी का जो शासन होता है उसे वहाँ की जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है, ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, वो वहाँ उसके शासन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, मतलब कंपनी के से सारी की सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। पहले कंपनी ने शासन किया, लेकिन अब जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि नहीं, कंपनी को आप साइड रखते हैं, हम शासन अब हम करेंगे। क्योंकि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप उन्हें मजबूरीवश ये काम करना पड़ा। वैसे तो मजबूरी नहीं, सरकार की तो खुशी है ना कि सरकार अब शासन कर रही है कंपनी की जगह। तो कंपनी की जगह अब सरकार ने सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। पूरे भारत का जो कंट्रोल था अब सरकार ने खुद, ब्रिटेन की सरकार ने अब खुद अपने अंडर ले लिया, जिसको हम कहते हैं सम्राट का शासन। आप क्राउन का शासन भी कह सकते हैं, सम्राट का शासन भी कह सकते हैं, और नाम सम्राट का शासन है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली कहा जाए तो ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ पर राज किया। तो 1858 से लेकर या 1857 से लेकर 1947 तक राज किया था। अब इस दौरान भी कई सारे अधिनियम पारित किए गए, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण अधिनियम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसके अधिनियम के तहत क्या हुआ, यही चीज़ हुई कि जो महारानी विक्टोरिया थी, अब भारत का शासन सीधे उनके अंडर में चला गया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के अंडर में पूरा का पूरा शासन चला गया, कंपनी से शासन ले लिया गया। अब जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसको वायसराय नाम दिया गया। वायसराय, वायसरॉय, वायसरॉय, वायसराय। ठीक है, भारत के प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया। अब देखो, पहले दोहरे शासन व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी ना भारत में 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, उसको 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने समाप्त कर दिया। इसने जो बोर्ड ऑफ नियंत्रण था, जो कंट्रोल बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, निदेशक बोर्ड जो था, उसको समाप्त कर दिया, और द्वैध शासन व्यवस्था को, प्रणाली को भारत में समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। अब इसने क्या किया, राज्य सचिव का एक नया पद, भारत के राज्य सचिव। अब ब्रिटेन में एक जो कैबिनेट का एक सदस्य था, उसको भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया जाता था। पहले भारत का राज्य सचिव नहीं था, पहले ऐसा कोई पद या ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन अब एक नया पद का सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, इस सचिव की सहायता के लिए एक परिषद की भी स्थापना की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था। भारत सचिव की परिषद को इंग्लैंड और भारत में मुकदमा करने का अधिकार था। मतलब कोई दिक्कत लगती थी उसको तो वो इंग्लैंड की गवर्नमेंट में या इंग्लैंड में भी मुकदमा कर सकती थी दायर, या भारत में भी मुकदमा दायर कर सकती थी। तो ये सारी बातें 1858 के अधिनियम में हमने देखी। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या था इसको समझो। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें प्रतिनिधियों को, जो भारतीय प्रतिनिधि थे उनको, जो ब्रिटिश सरकार की जो गवर्नमेंट थी, जो विधायी जो परिषद वगैरह थी, उसमें शामिल करने की कोशिश की गई। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब यही था दोस्तों, जो पहले क्या था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, उसको सारी शक्तियां दी जा रही थी, लेकिन और बम्बई और मद्रास से उनकी शक्तियां छीनी जा रही थी। लेकिन अब इनको वापस की गई, इनकी शक्तियां, कई सारी शक्तियां दी गई इनको। मतलब एक निचली जो अदालतें होती हैं, मतलब निचले जो लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, उसको कई सारे अधिकार या शक्तियां दिए गए। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई।
यहाँ पर एक चीज़ समझो, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी वो छोटी मोटी नहीं थी, वो काफ़ी बड़ी थी। उसमें गुजरात भी आता था, आज का महाराष्ट्र भी आता था, गोवा वगैरह, गोवा तो नहीं, गोवा नहीं आता था, कई सारे कर्नाटक का भी क्षेत्र माना जाता है और आज विवाद भी आता था। इसके अलावा बहुत सारे जो क्षेत्र थे, इसके अलावा जो आपका जो सिंध है, आपका नहीं है, हमारा सिंध नहीं है, अब पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है वो भी आता था पूरा का पूरा। तो बम्बई काफ़ी बड़ा प्रांत था। इसी तरह मद्रास भी काफ़ी बड़ा था। बंगाल तो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि उसमें उड़ीसा तक आते थे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, बहुत बड़े बड़े प्रांत थे ये। वायसराय के कार्य, मतलब इसके अलावा वायसराय को भी काफ़ी शक्तिशाली बनाया गया। वायसराय को ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली बनाई थी, जिसके अंतर्गत जो एक वायसराय का जो परिषद होती है, वायसराय की जो परिषद थी, उसका कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कर्मचारी, तो उसको वो अगर चाहे तो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का अधिकारी बन सकता था। ठीक है, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का अधिकारी बन सकता था। ये था पोर्टफोलियो नीति, और इसको मान्यता दे दी गई इस अधिनियम के तहत। अध्यादेश, जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश वगैरह जारी कर सकता है, तो उसी तरह वायसराय को इमरजेंसी में, आपातकाल में काउंसिल की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। हालांकि वो 6 महीने तक ही रह सकता था। अध्यादेश का मतलब होता है, देखो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया के बाद ही कानून बनकर तैयार होता है। लेकिन कई बार इमरजेंसी की स्थिति है और संसद वगैरह अपना काम नहीं कर रही, जैसे कि काउंसिल वगैरह अपना काम नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति या उस समय जो वायसराय था, उसको ये अधिकार दिया गया कि वो अगर चाहे तो इमरजेंसी में वो कोई ये कानून पारित कर सकता है, अपने जो उसने घोषणा कर दी वही कानून है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसको हल्का सा ही समझेंगे, ठीक है। इसमें विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई। विधान परिषदों में 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब ध्यान से समझो दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, फिर 1892 का ये जो अधिनियम था, 1909 का ये जो अधिनियम था, इन तीनों ही अधिनियम में हम देखते हैं कि जो भारत में भारतीय परिषद, जो विधान परिषद थी, उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया गया। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसमें भारतीय लोगों को धीरे धीरे शामिल किया गया। हर अधिनियम में भारतीय जो लोग थे उनको शामिल किया गया। विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। 1909 का एक भारत परिषद अधिनियम था, उसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। एक्चुअली जो मॉर्ले नाम के जो व्यक्ति हैं वो राज्य सचिव थे भारत के लिए, और एक मिंटो जो है वो वायसराय थे, तो इसको नॉर्मली मॉर्ले मिंटो कह दिया जाता है। इसकी जो प्रमुख बातें थी वो ये थी इस अधिनियम की, वो ये थी कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो की गई थी, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा एक बहुत जो बड़ा कार्य था वो यही था कि इसके द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था का मुस्लिमों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो कि सांप्रदायिकता के आधार पर दिया गया था। ठीक है, सांप्रदायिकता यही कि एक देश धर्म को दूसरे देश धर्म से लड़ाने के लिए। इसके बाद है भारत का शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे, और चैम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। वायसराय या वॉइस रॉय इंग्लिश में, तो वायसराय थे। ठीक है, अब 1919 में जो प्रावधान किया गया वो ये था कि जो केंद्रीय विषय थे, जो केंद्रीय टॉपिक होते हैं कानून बनाने के, जो सेंट्रल लेवल के, और जो राज्य यानी कि प्रांतीय लेवल के जो विषय थे, टॉपिक थे कानून बनाने के, उनको अलग अलग किया गया। अलग अलग सूची तैयार कर दी गई, और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। इन्हें समझना डिटेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं समझाता हूँ। हस्ताक्षरित वो विषय थे जो राज्य का जो गवर्नर होता था उस पर डायरेक्टली वो कानून बना लेता था, लेकिन आरक्षित वो विषय थे जहाँ पर राज्य का जो गवर्नर होता था वो अपनी कार्यपालिका की हेल्प लेता था और फिर उन विषयों पर वो कानून बनाता था। कानून के विषयों का मतलब समझ रहे हैं, विषय का मतलब टॉपिक होता है, जैसे कि सेना से संबंधित कानून बनाना, ये केंद्रीय विषय था। शिक्षा से संबंधित कानून बनाना, ये राज्य विषय था। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो एक बड़ी व्यवस्था है द्विसदनीय व्यवस्था का प्रत्यक्ष, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। राज्यसभा लोकसभा, इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है मेरे पास, तो इसे यहीं पे होल्ड करो। बाकी हाँ, 1935 का अधिनियम था, उसने द्विसदनीय व्यवस्था को ज़्यादा अच्छे से लागू किया था। 1935 के अधिनियम में हम इसे कवर करेंगे। इसके अनुसार वायसरॉय को, ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ, डिटेल में ज़रूरी ये बात है कि 1919 का ये जो अधिनियम था, इसमें पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी उसको सिखों के लिए
ईसाइयों के लिए, जो भारत में जो ईसाई वर्ग था उसके लिए, और जो आंग्ल भारतीय थे, मतलब आंग्ल भारतीय वो लोग जो अंग्रेज और जो भारतीय व्यक्ति थे उन दोनों से मिलकर जो जो संतान हुई थी उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता था। जैसे कि मान लो कोई अंग्रेज व्यक्ति है जिसने भारतीय महिला से शादी कर ली, अब जो बच्चे हुए उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता है। ठीक है, तो आंग्ल भारतीयों को या जो यूरोपीय लोग थे उनको इन्होंने अलग अलग निर्वाचन का अधिकार दिया, पृथक निर्वाचन की उनके लिए व्यवस्था कर दी कि तुम्हारे धर्म के नाम पर तुम्हें इतनी सीटें दी जाएंगी, तुम्हें इतनी, और तुम एक धर्म का व्यक्ति बस यहीं पर चुनाव मतलब अपना वोट दे सकता है। इसके अलावा संपत्ति के आधार पर, टैक्स देने के आधार पर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। ठीक है, वोटिंग राइट्स दिए गए, वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये प्रमुख बातें थी इस अधिनियम की। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने एक सामान्य बातें कर ली। नॉर्मली हमें एक बैकग्राउंड पूरा का पूरा मिल गया, बस हमने 1935 का जो अधिनियम था उसको नहीं पढ़ा। उसको हमें काफ़ी डिटेल में कवर करना, अगर मैं यहाँ पे कवर करूँगा डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ा समझने में। लेकिन यहाँ तक हमने पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड देख लिया, क्या चीज़ें थी, कैसे थी, एक हल्की हल्की सभी बातें कर ली। यहाँ पर जो आपको अधिनियम दिए गए इनको आपको बहुत डिटेल में याद नहीं करना। जो भी मैंने समझाया चीज़ें आपको आई थिंक आसानी से समझ में आ जाएंगी। ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन्हीं को आप याद कर लें, हल्का हल्का करके याद करें, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इनको एक बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा आपको। हालांकि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1935 का अधिनियम ही आपको एग्जाम में लिखना है तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन किसी भी तरह का बनकर आएगा तो आपको इन अधिनियमों को थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही कहूँगा कि आप हल्का हल्का लर्न कर लो इनको, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर सको। और एक चीज़ और, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पूरा का पूरा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, भारतीय संवैधानिक विकास को पूरा कंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। आप उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सॉरी दोस्तों, नोट्स थोड़े ख़राब लग रहे होंगे, उसके लिए सॉरी। एंड बस सॉरी यही कहूँगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके थोड़ा बता दें। थैंक यू।